आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक चार्ज पार्टिकल है उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ पार्टिकुलर स्पीड दे के वेलोसिटी दे के छोड़ दिया तो कैसे बिहेव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्या पाथ फॉलो करेगा, मतलब उसका मोशन कैसा होगा, हमने यही आज पढ़ना है। इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपको ऐसे दिया गया, जिस तरह मैंने एज्यूम कर लिया कि अपने पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली, दो प्लेट ले ली हमने। यहाँ पे एक प्लेट पे चार्ज दे दिया हमने पॉजिटिव, एक प्लेट पे चार्ज दे दिया हमने नेगेटिव। दो प्लेट ली है, एक पॉजिटिव चार्ज्ड है, एक नेगेटिव चार्ज्ड है, ताकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया, यहाँ से अपने पास मैंने एक चार्ज पार्टिकल लॉन्च कर दिया विद इनिशियल स्पीड u। ये चार्ज पार्टिकल मान लिया क्यू है, इसकी इनिशियल स्पीड u है। इसको u स्पीड से हमने इसको लॉन्च कर दिया, थ्रो कर दिया, मोशन के अंदर भेज दिया इसको। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, मान लिया मैंने पॉजिटिव है, ये चार्ज मैंने पॉजिटिव माना है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, इस फील्ड के अंदर से जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा। इसको ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो चार्ज है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस चार्ज को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जिससे चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की बजाय ये चार्ज पार्टिकल कुछ डाउनवर्ड आएगा। जिस तरह मान लिया मैंने ये स्क्रीन ले ली, यहाँ पे ये स्क्रीन है, मान लिया यह स्क्रीन, ये चार्ज पार्टिकल गया, यहाँ से हमने इसको लॉन्च करा। अगर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए तो चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करे बिना स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करता जाके। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस पॉजिटिव अपर प्लेट इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाउनवर्ड आया। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की बजाय ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही है, इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अगर ये चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं हम तो इसका पाथ कैसा आता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को फिर ये नेगेटिव प्लेट ऊपर की तरफ फोर्स लगाती, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कहाँ लगती, अपवर्ड लगती। फिर ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे। क्लियर है? तो यहाँ पे गया, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मैंने मान ली एक्स क्या है, एक्स वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस तक, जितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल आया, यहाँ से मूव करा, तो उसने ये पाथ फॉलो करा, तो उसने अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुआ, इतना डेविएट हुआ, अपने एक्चुअल पाथ से इतना डिस्टेंस डेविएट हो गया वो। ये मैंने मान ली वाई, कि वाई डिस्टेंस डेविएट हो गया डाउनवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वाई डिस्टेंस अपवर्ड जाता, फिर वो डेविएट होता। मैंने मान लिया इसको वाई। ये जो यू है, ये ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपने पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी मान ली, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे गया, इनिशियल वेलोसिटी u है, u के बारे में ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने दी है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है भाई। तो इसने जब चार्ज पार्टिकल गया तो उसने यहाँ से लेकर
यहाँ तक स्क्रीन तक पहुँचने में कितनी डिफ्लेक्शन आ गई उसकी, मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करने में कितनी डिफ्लेक्शन आ गई उसकी, वाई डिफ्लेक्शन आ गई। तो आप मुझे बताओ इक्वेशन क्या होती है अपने पास, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होती है। एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यहाँ पर मैं डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन कितनी आई उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रॉस करने में, वाई डिफ्लेक्शन आई है। तो वाई इज इक्वल टू यू कितना है, अब वाई क्या है, वाई तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो यू है मैं यहाँ पे वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो क्या होगी, जीरो होगी। अब आप ये बोलो सर यू तो है लेकिन ये यू हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, वर्टिकल के लिए नहीं है, ये वाई जो है ये वर्टिकल मोशन है, तो इसलिए यहाँ पे यू की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा हाफ ए टी स्क्वेयर आ गया। अब आप ये देखो a किसके बराबर है, मैंने आपको ये बताया था, देखो ये जो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। दोनों इक्वेशन के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करके चलो तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्यू ई इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ये वो एक्सेलरेशन होती है जो चार्ज पार्टिकल एक्वायर करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, क्यू ई बाई एम। ठीक है भाई, अब टाइम कितना होगा, ये टाइम भी तो चाहिए, एक्सेलरेशन तो मैंने निकाल ली, यहाँ पे टाइम किसके इक्वल होगा, और टी इज इक्वल टू, आप ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए चार्ज पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, टी इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक्स, एक्स डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है यू। अब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने यहाँ तक आने में, एक्स जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी डिस्टेंस के अंदर, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से आया है हॉरिजॉन्टली, तो टाइम कितना मेरे पास एक्स बाई यू होगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, ये वैल्यू भी पुट करो इसके अंदर, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई अपने पास, y इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर आ गया। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो तो सारी की सारी वैल्यू अगर तुम यहाँ पर देख पाओ, इसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। चार्ज पार्टिकल था उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, चार्ज का मास सेम रहेगा, यू भी सेम बोली थी मैंने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू सेम थी। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम यू स्क्वेयर, ये तो सारा कांस्टेंट है, इनटू एक्स स्क्वेयर, ये रिजल्ट आ गया अपना। अब ये वाला सारा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, क्लियर है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किसकी होती है, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका मतलब जो इसने पाथ फॉलो करा, जो प्रोजेक्टाइल जो था, ये जो चार्ज पार्टिकल आपने लॉन्च करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक तरीके से प्रोजेक्टाइल ही है ये, तो इसने कैसा, इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी आई, पाथ जो फॉलो करा वो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। इसका मतलब क्या होने पास यहाँ पे ये शो करता है कि जो यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री आएगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री या फिर जो पाथ फॉलो करा चार्ज पार्टिकल ने, वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। इक्वेशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब इसका मतलब ये होगा चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी वो डिफ्लेक्शन इतनी होगी, और उसका पाथ कैसा होगा, वो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफ्लेक्शन आई y इज इक्वल टू कितनी आई डिफ्लेक्शन, हाफ
क्यू ई बाई में एम इंटू एक्स स्क्र बाई यू स्क्र, ये डिफ्लेक्शन आई है अभी अपनी, वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम है, क्यू बाई एम। मतलब जो डिफ्लेक्शन आएगी अलग अलग चार्ज पार्टिकल के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज बाई मास रेशियो के। ये क्यू बाई एम का मतलब है, इसको बोलते हैं हम चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो बोलते हैं इसको। अब ये क्यों बताया मैंने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपसे कई बार पूछते हैं, आपसे कंपैरिजन का पूछते हैं। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल हैं, 3 चार्ज पार्टिकल हैं, 3 चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिए भाई। 3 चार्ज पार्टिकल कौन से, एक मान लिया मैंने प्रोटॉन है, एक मान लिया मैंने ड्यूट्रॉन है, मोस्ट कॉमन 3 ही लेते हैं हम, एक अल्फा पार्टिकल है। इन 3 के ऊपर ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 3 है। आप ही देखो, इस जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन होता है क्या है, 1H1 प्रोटॉन होता है, प्रोटियम प्रोटॉन हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूटीरियम का पार्टिकल होता है, मतलब हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जो होता है 1H2। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है 2He4, सभी को पता है। ये जो नीचे होता है, ये नीचे चार्ज है, मतलब एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो होता है मास है। तो इसकी चार्ज बाई मास रेशियो कितनी बनी, क्यू बाई एम कितना है इसके लिए, 1/1, यह आ गया 1 आ गया। इसके लिए चार्ज बाई मास रेशियो देखो कितनी आई, क्यू बाई एम। चार्ज कितना है 1, मास कितना है 2, तो 1/2 होगी। इसके लिए चार्ज बाई मास रेशियो देख कितनी आई, अल्फा के लिए चार्ज कितना है 2, मास कितना है 4, तो कितना अपने पास 1/2। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चार्ज बाई मास रेशियो है ना प्रोटॉन की, वो सबसे ज़्यादा है किसके कंपैरेटिवली, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ ड्यूट्रॉन और चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन की चार्ज बाई मास रेशियो इन दोनों से ज़्यादा है, और इन दोनों की चार्ज बाई मास रेशियो क्या है, 1/2 1/2 सेम है। दोनों की चार्ज बाई मास रेशियो वो दोनों की सेम है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये मान लिया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज दे दिया। मान लिया मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ से मैंने 3 पार्टिकल लॉन्च कर दिए, 3 पार्टिकल लॉन्च कर दिए इकट्ठे एक ही टाइम पर विद सेम स्पीड, सभी की स्पीड बराबर है। 3 पार्टिकल कौन हैं, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक ड्यूट्रॉन है। ध्यान रखना तीनों की स्पीड क्या है, सेम स्पीड से लॉन्च कर दी हमने। तो यहाँ पर तीनों डिफ्लेक्ट होंगे, तीनों डिफ्लेक्ट होंगे। तो आपने ये बताना इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसके अंदर आएगी, कौन सा चार्ज पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। अब क्लियर है भाई, हमें पता जो डिफ्लेक्शन आते हैं ना वाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास रेशियो है। जिसकी चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगी उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज बाई मास रेशियो इन दोनों से ज़्यादा है। मतलब प्रोटॉन का पाथ ये होगा मान लिया। तो जो अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन है उनका जो पाथ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, दोनों का पाथ सेम आएगा। ये तो होगा प्रोटॉन के लिए, और ये पाथ किसके लिए आएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए भी यही आएगा और ड्यूट्रॉन के लिए भी यही आएगा, क्योंकि दोनों की चार्ज बाई मास रेशियो सेम है। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आई प्रोटॉन की वो सबसे ज़्यादा होगी किसके कंपैरेटिवली, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के कंपैरेटिवली डबल होगी। कहने का मतलब ये है, डिफ्लेक्शन जो आएगी प्रोटॉन की वो इनके दोनों कंपैरेटिवली डबल आएगी,
ठीक है भाई। अब आपसे ये भी पूछते हैं, कई बार आपको ये बोल देते हैं कि भाई 3 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। आपसे पूछा जाता है कि ये 3 पार्टिकल थे आपके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों में चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज़्यादा किसकी है? ए, बी या सी, तीनों चार्ज पार्टिकल में से सबसे ज़्यादा चार्ज बाय मास रेशियो किसकी है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ से हमें पता वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है? चार्ज बाय मास रेशियो के है। तो इन में देख लो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसकी आई है? सी की डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, कि जिसकी चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा, उसी की डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ डिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा है? सी की, इसका मतलब इसकी चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज़्यादा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने करा, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जिस तरह आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको ये बोला गया कि भाई न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको करवाऊँगा। आपको ये बोला गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है। मान लिया अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं इस प्लेट को, नेगेटिव भी मान सकते हैं आप, ये नेगेटिव है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना ई, वो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको दे रखी है। आपको ये बोला गया यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन हमने थ्रो कर दिए, इलेक्ट्रॉन ने ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन थ्रो कर दिए विद स्पीड 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। जब ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से तो उनका पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन वो जैसे ही गए यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, ये खींचेगी इसको। तो ये जो डिफ्लेक्शन आई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिफ्लेक्शन आई वाई, ये डिफ्लेक्शन आई 2 मिलीमीटर, गिवन आपको 2 मिलीमीटर तक ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये 2 मिलीमीटर तक डिफ्लेक्ट हुए। तो आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज पार्टिकल गया, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं तक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बोला गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना, एक्स माना करते, ये 0.1 मीटर आपको दे रखी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रेंज तक है। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई चार्ज बाय मास रेशियो निकालो, चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड आउट करो। जो इलेक्ट्रॉन गया, इस इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशियो आपको बतानी है। चार्ज बाय मास रेशियो कितनी होगी? चार्ज बाय मास रेशियो कई बार हम E/m भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यों कितना होगा, E होता है, E/m भी लिख देते हैं। ये आपसे पूछा गया है तो निकाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेशन क्या होता है अपने पास? y = हाफ, जो हमने अभी डेरिवेशन करा था, हाफ Q/E में m × x² u²। तो पूछा है क्या आपसे Q/m, तो Q/m किसके इक्वल होगा? 2y u² / x² के इक्वल होगा भाई। ये रिलेशन बन गया Q/m 2y u² 2y u² / x²। 2y कितना है? 2 मिलीमीटर है, इसको मैं क्या लिखूँ? 2 × 10⁻³ मीटर, तो 2 × 10⁻³ u का स्क्वायर, u कितना है? 3 × 10⁻⁷ है, तो उसका स्क्वायर कितना आ गया? 9 × 10⁻14 / E कितना है? E दे रखा है 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1800 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा ये। तो 1800 वोल्ट पर मीटर हो गया। x का स्क्वायर, x कितना? 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर 0.1 × 0.1। सोल्व करो इसको, तो यहाँ से जो Q/m आएगा आपका वो 2 × 10⁻11 आएगा, कूलम पर किलोग्राम। चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज कूलम, मास क्या किलोग्राम, तो इतना आएगा। ये क्वेश्चन आपका।
एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ, आपने खुद ट्राई करना है, इसको अपने आप करना है। आपको ये बोला गया भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी, जो दोनों की दोनों प्लेट हैं इन दोनों के बीच में आपको ये बोला गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 2400 वोल्ट है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी दे रखा है आपको 2400 वोल्ट दोनों प्लेट के बीच में। आपको ये बोला गया है कि ये दो पैरेलल प्लेट दे रखी हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। मान लिया मैंने जूम कर लिया, ऊपर वाली पॉजिटिव है, ये नीचे वाले जो है ये नेगेटिव है। तो आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर E/m रेशियो आपको दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये गिवन है आपको, ये पार्ट गिवन है, ये वैल्यू गिवन है आपको। तो आपको ये बोला गया है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर प्लेट से छोड़ दिया, लोअर प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपर प्लेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपसे पूछा है। लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। टाइम कैलकुलेट करना आपने। अब टाइम तो कैलकुलेट कर लेंगे भाई, यहाँ से लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक गया है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिफ्लेक्शन कितनी आई इसकी, डिफ्लेक्शन ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल तो डिस्टेंस ये, ओरिजिनल उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये थी इसकी, पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आई 20 मिलीमीटर। मतलब जो डी है वही क्या होगा, वाई होगा, डिफ्लेक्शन हो गया क्वेश्चन। अब वाई इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन हाफ क्यू ई बाई में एम इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर यही तो था। टी क्या था, टी को अगर आप ध्यान से देख पाओ टी की वैल्यू थी क्या, ये जो हमने पीछे करा था टी की इज इक्वल टू क्या था x/u, तो ये रिलेशन नहीं आया, तो y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह मैंने क्या लिख दिया क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो वही अपने पास ए की जगह क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब टाइम पूछा है, यहाँ से टाइम निकाल दोगे आप, y दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको, हाफ है, क्यू पता है आपको, क्यू नहीं एक्चुअली में ये पता है हमें, क्यू बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बता रखा आपको v/d, v दे रखा है, d आपको पता है ये d होगी, तो ई पता लग गई, टाइम निकालना है, टाइम निकल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसी टॉपिक का। आपको ये अगर बोल दिया जाए, ये डायग्राम मैंने आपको दे दिया, समझना अब इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको ये बोला गया कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लॉन्च कर दिया मैंने u स्पीड के साथ एट एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल के ऊपर लॉन्च कर दिया हमने इसको। तो 45 डिग्री एंगल के ऊपर लॉन्च कर दिया, तो आपको ये बोला गया यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है, ये जूम कर लिया मैंने आपको, मान लिया भाई ये 2 मीटर है, जूम कर रहा हूँ मैं, ये लगा लो गिवन है। तो आपको ये बोला गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी मैक्सिमम रेंज निकालो कि ये मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, ये गिरेगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से गया है तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो कि ये रेंज मतलब रेंज कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी दूर जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ये चार्ज पार्टिकल है, कोई भी हमें नहीं पता कौन सा चार्ज पार्टिकल है,
तो ये नीचे आगे गिरेगा ऐसे। मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये अज्यूम कर लिया। मान लिया अपने पास ये कोई क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बजाय प्लस क्यू चार्ज है। इसको मैंने थ्रो करा एट एन एंगल 45, तो इस तरीके से यहाँ पे आगे गिरेगा। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि ये कितनी दूर जाए गिरेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी इसकी। तो हो जाएगा कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है, देखो ये मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल कर सकता है। मैक्सिमम तो 2 मीटर की हो सकती है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों प्लेट के बीच में कितना है, 2 मीटर का ही गैप है। अगर 2 मीटर से ज़्यादा हाइट होगी फिर तो टकरा जाएगा इससे, ठीक है ना। फिर तो ये टकरा के वापस आ जाएगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगी इसके ऊपर फिर तो। लेकिन हम बोलते हुए जब चार्ज पार्टिकल आप थ्रो करते हो प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो फ्री जाना चाहिए वो, तो ऊपर टकराना नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है उसकी, 2 मीटर पॉसिबल है। तो एच मैक्सिमम पॉसिबल कितना है अपने पास, 2 मीटर है। आपसे पूछा है आर बताओ, एंगल आपको दे रखा कितना, 45 डिग्री, और कुछ नहीं दे रखा। अब एच हुआ करती है, एच का फॉर्मूला क्या हुआ करता है अगर आपको याद हो तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, 11th में पढ़ा करते हैं हम। आर का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो यहाँ से एच कितना आ गया, मैक्सिमम एच जो भी पॉसिबल है 2 है, इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 उसका स्क्वेयर कितना हमारे पास, 1/√2 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू जी, ये जी मान ली मैंने। तो ये कितना आ गया मेरे पास इधर 4, ये कितना बन गया यू स्क्वेयर बाई में 2g हो गया। तो यहाँ से यू स्क्वेयर बाई में जी कितना आ गया, 8 आ गया, यू स्क्वेयर बाई जी 8 आ गया। तो आपसे पूछा भाई आर बताओ। अब आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमें पता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, डिवाइड बाई कितना हो जी। अब 45 डिग्री पर तो आर क्या होती है, मैक्सिमम। तो आर इज इक्वल टू, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन 90 1 यू स्क्वेयर बाई जी, यू स्क्वेयर बाई जी कितना था 8। तो आर मैक्सिमम कितना होगा 8 मीटर, 8 मीटर तक गिरेगा जाके वो, ठीक है। आई थिंक बेटा समझ में आया होगा। यही टॉपिक अपना इतना ही करना आप लोगों का आज। ओके, थैंक यू।